क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना में केवल साहीवाल, गिर, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गाय ही सम्मिलित की गई हैं। और दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है। दूसरा है कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 1। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गौवंशी पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ, कितनी इकाइयाँ? 35 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। दुधारू गायों में साहीवाल, गिर, थारपाकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की गायें सम्मिलित की जाएंगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को स्थानीय निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थानीय निवासी होना चाहिए तथा गोपालन या महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो। साथ ही इकाई स्थापना के लिए कितना? इकाई स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि तथा चारा उत्पादन हेतु 1.5 एकड़ भूमि स्वयं की अथवा कम से कम 7 वर्षों के लिए लीज पर ली गई हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि एक सिल्कयारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? उत्तर इसका बताना है। सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें बिजली की खपत कितनी होगी बताना है। तो इसका अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। वैसे इसका उत्तर कितना होगा पता है? इसका उत्तर होगा कि 72 यूनिट। क्या होगा? ये 72 यूनिट। इसका उत्तर 72 यूनिट होगा। लेकिन आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा क्या दिया गया है। तो एक बल्ब के जलने में हुई कुल विद्युत खपत इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाई घंटा अपान 1000। तो वाट कितना है? 200 और घंटा 24 घंटे है तो अपान 1000। तो कितना आया? 4.8 यूनिट। 15 बल्ब के जलने पर हुई कुल खपत कितनी होगी? 15 गुणे 4.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 यूनिट। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करना है कि उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले था उसके बाद कौन था। तो इसका सही इसमें कौन आ जाएगा पहले? इसमें आएगा पहले, इसमें बहादुर शाह। क्लियर? पहले बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, उसके बाद फारुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह। क्लियर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 3 2 1 4 3 2 1 4। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कैसे हैं। तो बहादुर शाह कब से कब तक था? 1707 से 1712 ईस्वी। फिर बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह था 1712 से 1713 ईस्वी। उसके बाद कौन था? फारुखसियर था 1713 से 1719 ईस्वी। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, 1719 से 1748। क्लियर? कौन कौन? बहादुर शाह, जहांदर शाह, उसके बाद फारुखसियर, फिर मोहम्मद शाह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या क्या दिया है? इसमें दिया है कि स्कंद, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा। स्कंद आवर्त चालू अनुपात अम्ल परख अनुपात
सकल विनियोजित पूंजी। तो चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, तरल संपत्ति चालू दायित्व, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे कुल संपत्ति, बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद। तो इसको मिलाना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या कैसे कैसे है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, ये वाला सही होगा। तो देखिए स्कंद आवर्त मतलब क्या होगा कि बेची गई वस्तु की लागत होगी, जो बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद हो जाएगा, ये स्कंद आवर्त। क्लियर। और चालू अनुपात क्या होगा? चालू अनुपात होगा चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। और अम्लपरक अनुपात क्या होगा? तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। सकल विनियोजित पूंजी क्या होगा? ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ। सकल विनियोजित पूंजी क्या होगा? ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ अपन कुल संपत्ति हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है कि संविधान से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम बताना है हम लोगों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। क्लियर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? पंचायती राज के संदर्भ में बताना है। पंचायती राज के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सत्य है। क्लियर। तो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक में होता है। और डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लियर, कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। इसका कि चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी, देख रेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अनुच्छेद 243(4) के अनुसार पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 243(4) के तहत 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मार्ग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। क्लियर। एक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्ग का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल एक सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, क्या है कि एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्ग का प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इसका प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसे भारत में कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के कौन से अधिनियम 1937 द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया है था। वर्तमान में एक मार्ग में 222 कृषि वस्तुएं शामिल हैं। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। वर्तमान में उत्पादों को प्रमाणित करने के मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यह खाद्य तेलों तथा वसा प्रकार के पदार्थों के लिए अनिवार्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही बताना है, कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश में नौ आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर बताना है, कोट दिए गए हैं। तो इसमें ना तो एक होगा ना ही दो। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिला जिसमें है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 30 जिला हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जिसमें 10 जिला हैं, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जिसमें 7 जिला हैं। तो कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9 पाए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन विचार करना है और बताना है सही कथन। क्या दिया गया है? मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्लियर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, केवल 2। क्लियर। क्या होगा? केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल की ढलाई और नक्काशी का काम आज़ादी के पहले से हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद की विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं। ठीक है। अस्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त द्वारा शासित होता है। इसे 2003 में मुरादाबाद के पकवाड़ा डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो क्या है कथन कि जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। अतः ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सिराज ए हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने शहर की स्थापना की थी और इसका नाम
मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा था, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। क्लियर, वास्तविक नाम जौना खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है गति का संरक्षण। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन इसका, कि रॉकेट रॉकेट गति का संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के नियम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उस नियम का तो क्या होगा, उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पंजाब के विलय के संदर्भ में हम लोगों को बताना है कौन सा कथन आ सकते हैं। क्लियर, तो इसका क्या है, पहला दिया गया है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई, पंजाब राज्य समाप्त हो गया। क्लियर, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दलीप सिंह को कितना, दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, तो उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लियर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो विलियम हंटर के अनुसार, किसके अनुसार, विलियम हंटर के अनुसार 1846 में सबराओं की विजय ने लॉर्ड हार्डिंग को पंजाब को जीत लेने का अधिकार दे दिया, परंतु 1849 में गुजरात की विजय ने लॉर्ड डलहौजी को उस अधिकार को लागू करने पर बाध्य कर दिया। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब का राज्य समाप्त हो गया तथा महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रांत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गए। महाराजा दलीप सिंह को 50 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। जाइए इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करिए। ओके, 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि इसमें एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इसी तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 30 होगी। इसका सही उत्तर होगा 30। क्लियर, 30 सही होगा, इसका 30 सही होगा। क्लियर, देखते हैं कि दिया गया है कि एक फलक में बनने वाले मार्ग 4 × 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 4 फलकों से मिलकर बनने वाले वर्ग 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 9 फलकों से मिलकर बनने वाले वर्ग 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 16 फलकों से मिलकर बनने वाले वर्ग 1, तो अतः बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या क्या क्या हो जाएगी। क्लियर, 16 + 9 + 4 + 1 = 30 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो
RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5वें और 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और रॉकेटरी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केवल एक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 अगस्त 2023 को घोषित किया गया, जिसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हिंदी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया और इसका निर्देशन आर माधव ने किया। 68 फिल्म फेयर अवार्ड 27 अप्रैल 2023 को घोषित किया। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बताना है क्या? इसमें बताना है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में बताना है क्या सही है इसरो के बारे में। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और दो दोनों। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कि मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान के नाम से जाना जाता है, 24 सितंबर 2014 में, ठीक है, कब? 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा एक अंतरिक्ष यान है। 15 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। इसरो, रोसकोसमोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताना है। ITC का मतलब होता है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो इसका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ITC की पात्रता, जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल एक। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स भुगतान। इस प्रकार कथन एक सही है। वहीं ITC पात्रता केवल कर योग्य आपूर्ति से है, गैर कर योग्य आपूर्ति पर शून्य रेटेड आपूर्ति से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताना है। गलत कथन बताना है। क्लियर? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या दिया गया है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए की बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु
का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, बी सी डी। क्लियर, बी सी डी गलत है, ए सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए मूल अधिकार असीमित नहीं है। तो और इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दिया गया है। तो हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो और अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। निबंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु किसी संकट के समय वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अन्यथा अनुच्छेद 21 में शामिल निम्न है। ठीक है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में क्या क्या शामिल है देखते हैं हम लोग। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। क्लियर, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, और क्या दिया गया है, स्वस्थ का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार। ठीक है, 68 देखते हैं हम लोग। सूची वन को सूची 2 से मिलाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष। क्लियर, तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, तो भारतीय अकादमी नाट्य अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान। ठीक है, तो वर्ष ये सब दिया गया है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा क्या है। तो इसका सही उत्तर तो ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या होगा। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962। क्लियर, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। क्लियर, देखते हैं राज्य कला अकादमी लखनऊ कब? 1962। राज्य ललित कला अकादमी कब? 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान क्या है? 1986। याद हो गया? क्लियर, जो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ है 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है 1963 है। संगीत नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। राज्य कला अकादमी लखनऊ है और संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ है, भारतीय नाट्य अकादमी भी लखनऊ है। ठीक है, जो राज्य ललित कला अकादमी है 1962 में, और जो संगीत नाट्य अकादमी है 1963 में, और जो भारतीय नाट्य अकादमी है
लखनऊ में 1975 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिनमें से दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या कि ऑप्शन डी, एक कथन सत्य है किंतु आर असत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 53 का यह कहना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। भारत के राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी होगा, केवल दो सत्य है। क्लियर। तो बताना है अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित है तथा यह विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है।